दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी है। अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर चीन के बीजिंग तक और रूस से लेकर फ्रांस तक की सांसें अटकी हुई हैं। जिन देशों ने आसमान पर अपना एक छित्र राज समझ लिया था, आज उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। रातों रात कुछ ऐसा हुआ है जिसने इन बड़े बड़े देशों के खुफिया तंत्र की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट पल भर में राख हो गए, लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा डार्क और साइलेंट गेम चल रहा है जिसका सीधा कनेक्शन भारत की बढ़ती हुई उस ताकत से है जिसे पचा पाना अब अमेरिका और चीन के बस की बात नहीं रही। आखिर कैसे आसमान में अचानक राख हो गई भारत की वो सबसे बड़ी उम्मीद? अचानक क्यों पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को तगड़े एक्शन लेने का दिया आदेश? आखिर क्यों अमेरिका और चीन की नींदें हराम हो गई हैं? क्या भारत की रफ्तार को रोकने के लिए कोई बाहरी साजिश रची जा रही है? आखिर वो कौन सी डार्क फोर्स है जो इस शानदार सफर में ब्रेक लगाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, अब भारत का अगला और सबसे भयानक कदम क्या होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े राज से जो पिछले कुछ महीनों से भारत के वैज्ञानिकों, सुरक्षा अधिकारियों और नीति निर्माताओं को अंदर तक हिला रहा है। ये पूरा बवाल जुड़ा है भारत की सबसे बड़ी शान से, जिस पर देश का हर नागरिक नाज करता है, और वो है हमारा इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 18 मई 2025 और फिर 12 जनवरी 2026 ये वो दो तारीखें हैं जब भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी ने आसमान में उड़ान तो भरी, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। C-61 और C-62 मिशन, जिन पर देश की करोड़ों की उम्मीदें और रणनीतिक सुरक्षा टिकी थी, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से फेल हो गए। रॉकेट का तीसरा चरण स्टार्ट ही नहीं हुआ और सब कुछ समुद्र में समा गया। अब सवाल ये उठता है कि जो इसरो मंगल और चांद पर डंके की चोट पर अपने यान उतारता है, उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद रॉकेट लगातार 2 बार कैसे फेल हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विदेशी गेम चल रहा है? सस्पेंस यही से शुरू होता है, क्योंकि अब इस खेल में एंट्री हो चुकी है भारत के सबसे बड़े सुरक्षा रणनीतिकार की, और उनका नाम है अजीत डोभाल। भारत सरकार ने इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया और अब सीधा एक्शन शुरू हो गया है। 3 फरवरी 2026 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एक बेहद सीक्रेट दौरा किया। ये कोई आम दौरा नहीं था। जब देश का सबसे बड़ा रणनीतिकार किसी स्पेस सेंटर के बंद कमरों में वैज्ञानिकों के साथ घंटों तक मीटिंग करे, तो समझ जाइए कि मामला बेहद गंभीर हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देश पर डोभाल वहां पहुंचे थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट के साथ कोई भयंकर साजिश तो नहीं रची गई। डोभाल ने वहां VSSC के डायरेक्टर A राजराजन और सीनियर डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ घंटों बंद दरवाजे के पीछे मंथन किया। सूत्रों की माने तो डोभाल ने सीधा और तीखा सवाल किया कि रॉकेट के तीसरे चरण का मोटर केस बार बार क्यों फेल हो रहा है? क्या वो मटेरियल खराब था या फिर किसी बाहरी सिग्नल ने इग्निशन सिस्टम में दखल दिया? क्या आपको लगता है कि PSLV जैसा रॉकेट, जिसने आज तक देश और दुनिया के सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च किए हों, वो अचानक 2 बार एक ही तरीके से फेल हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो निकला, उसने सरकार के होश उड़ा दिए। इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 18 मई 2025 को जब PSLV C-61 लॉन्च हुआ था, तब उसमें सरकार की रणनीतिक जरूरतों के लिए बनाया गया यानी EOS-09 सैटेलाइट था। ये सैटेलाइट कोई मामूली मशीन नहीं थी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की एक स्पेस आई थी, यानी अंतरिक्ष से दुश्मन देशों की हर हरकत पर नजर रखने वाली एक सुपर पावरफुल आंख। इस सैटेलाइट को खास तौर पर भारत पाकिस्तान और भारत चीन बॉर्डर पर निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से आसमान की तरफ दौड़ लगाई और उसने रफ्तार पकड़ी, ठीक उसी वक्त उसके तीसरे चरण में प्रेशर ड्रॉप हो गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया और पूरा का पूरा करोड़ों का सैटेलाइट जो देश की सुरक्षा के लिए बना था, वो बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन ने खुद इस बात को माना था कि तीसरे चरण में गड़बड़ी हुई थी। सरकार के सूत्र बता रहे थे कि तीसरे चरण के
ठोस ईंधन वाले मोटर केस के नोजल में कुछ खराबी आई थी। उस वक्त इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक मान लिया गया। जांच कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट तैयार हुई और उसे सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया। लेकिन जनता को कुछ नहीं बताया गया। आखिर उस रिपोर्ट में क्या था जिसे छुपाना जरूरी था? सस्पेंस और गहरा होता जा रहा है। 8 महीने गुजरे और इसरो ने दोबारा तैयारी की। इस बार दांव और भी बड़ा था। 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में 16 सैटेलाइट लादे गए थे। इनमें से एक था DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का बेहद खास हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट अन्वेषा। इस सैटेलाइट की खासियत ये थी कि ये किसी भी दुश्मन देश के छुपे हुए बंकर, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर और सीक्रेट मिलिट्री बेस को भी स्कैन करके उसकी पूरी तस्वीर सरकार को भेज सकता था। सीधे शब्दों में, यह सैटेलाइट भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेशकीमती था। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रॉकेट ने उड़ान भरी, श्रीहरिकोटा का पूरा माहौल जोश से भर गया। मिशन कंट्रोल में वैज्ञानिकों के चेहरे खिले हुए थे। पहले दोनों चरण परफेक्ट तरीके से काम करते रहे, लेकिन जैसे ही तीसरे चरण के इग्निशन का समय आया, इंजन ने दगा दे दिया। ठीक वही पैटर्न, ठीक वही तरीका और ठीक वही नतीजा जो 8 महीने पहले C-61 में देखा गया था। सभी 16 सैटेलाइट जिनकी कुल कीमत अरबों रुपए में थी, वो अंतरिक्ष में खो गए। देश में सन्नाटा छा गया और इसी सन्नाटे के बाद भारत का असली खेल शुरू हुआ। अब आप खुद सोचकर बताइए, PSLV भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। इस रॉकेट का सक्सेस रेट 94% से भी ज्यादा रहा है। 1994 से लेकर 2026 तक इस रॉकेट ने 60 से ज्यादा सफल उड़ानें भरी हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा और इजराइल जैसे देशों ने भी अपने महंगे महंगे सैटेलाइट भारत के इस PSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस रॉकेट की विश्वसनीयता इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के तमाम देश इस पर भरोसा करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ही रॉकेट अचानक लगातार 2 बार ठीक एक ही जगह तीसरे चरण में उसी तरह से फेल हो गया? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब कोई घटना एक बार हो तो उसे दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन जब वही घटना दूसरी बार उसी तरीके से दोहराई जाए तो वो एक पैटर्न बन जाता है। और पैटर्न कभी अपने आप नहीं बनते। पैटर्न के पीछे हमेशा कोई सोची समझी मंशा होती है। इसीलिए अब भारत सरकार इस पूरे मामले को एक रणनीतिक खतरे के तौर पर देख रही है और इसीलिए डोभाल मैदान में आ गए हैं। 2 फरवरी 2026 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि इसरो के पास खुद जांच करने की पूरी क्षमता मौजूद है, लेकिन इस बार जनता का, दुनिया का और सभी स्टेक होल्डर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए एक बाहरी यानी थर्ड पार्टी हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 2 सबसे दिग्गज नाम शामिल हैं। पहला नाम है के विजय राघवन का, जो भारत के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं और देश के सबसे ऊंचे वैज्ञानिक पदों में से एक पर बैठ चुके हैं। दूसरा नाम है S सोमनाथ का, जो खुद इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और जिनकी अगुवाई में चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखा था। ये दोनों अब इसरो के बाहर के एक्सपर्ट के तौर पर पूरी जांच करेंगे। इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा बोल्ट ढीला था। ये कमेटी पूरी सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल और असेंबली की हर एक कड़ी को खंगालेगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पहले इसरो का पूरा काम सरकारी लैब में होता था, जहाँ हर चीज पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। लेकिन 2020 के बाद से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। इसका मकसद बिल्कुल सही था, देश में एक मजबूत और स्वदेशी स्पेस इकोनॉमी बनाना। आज भारत में 250 से ज्यादा प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप काम कर रही हैं। रॉकेट के अलग अलग हिस्से, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम के पुर्जे देश भर की कई निजी कंपनियों में बनते हैं। अब यहीं पर एक बड़ी खतरे की घंटी है। जब इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां इसरो की सप्लाई चेन से जुड़ती हैं, तो इनमें से किसी एक के जरिए भी कोई खुफिया एजेंसी घुसपैठ कर सकती है। कल्पना नहीं, बल्कि असलियत ये है कि दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां इसी तरह की सप्लाई चेन अटैक की विशेषज्ञ हैं। अमेरिका ने खुद 2020 में सोलरविंड्स हैक में इस तकनीक का शिकार हुआ था, जिसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए हजारों सरकारी कंप्यूटर हैक हो गए थे। और अब जब इसरो के रॉकेट के सबसे क्रिटिकल हिस्से, उसके तीसरे चरण के इंजन में लगातार वही एक खराबी आ रही है, तो सरकार को शक हो रहा है कि कहीं यही सप्लाई चेन अटैक तो नहीं हुआ। इस हाई लेवल कमेटी का दायरा पुरानी जांच कमेटियों से बिल्कुल अलग है। पहले जब कोई रॉकेट फेल होता था तो इसरो की अपनी विफलता विश्लेषण समिति यानी FAC बनती थी।
ये कमेटी सिर्फ तकनीकी खराबी ढूंढती थी और अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती थी। लेकिन इस बार C61 और C62 दोनों की जांच रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखी गई। ये रिपोर्ट सीधा PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई और उसे टॉप सीक्रेट का दर्जा दे दिया गया। जब किसी वैज्ञानिक विफलता की रिपोर्ट इस तरह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को जाती है और उसे गुप्त रखा जाता है, तो ये साफ बताता है कि सरकार इस मामले को सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मान रही है। इस बार की नई कमेटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल, खरीद प्रक्रिया, वेंडर वेरिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और यहां तक कि इसरो के अंदर जवाबदेही तय करने के तंत्र की भी समीक्षा करेगी। कमेटी को अप्रैल 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट इसरो अध्यक्ष वी नारायणन को सौंपनी है। जो निष्कर्ष निकलेगा वो इसरो के पूरे ढांचे को बदल कर रख देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसरो के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, तो जरा 1994 का वो काला अध्याय याद करिए जिसने भारत को 2 दशक पीछे धकेल दिया था। उस वक्त भारत अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा था, एक ऐसा इंजन जो हमें भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की ताकत देता। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन उस प्रोजेक्ट की आत्मा थे, लेकिन तभी एक ऐसी झूठी जासूसी की कहानी घड़ी गई जिसने उन्हें जेल भेज दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायणन को बाइज्जत बरी किया और माना कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था और ये साजिश इतनी गहरी थी कि इसकी जड़ें विदेशी खुफिया एजेंसियों तक जाती थीं। भारत उस वक्त क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक में आत्मनिर्भर होने वाला था, जिससे अमेरिका और फ्रांस के लॉन्च मार्केट को सीधा खतरा था। उस एक साजिश ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कम से कम 2 दशक पीछे धकेल दिया और आज 2026 में जब इसरो फिर से उस मुकाम पर है जहां से दुनिया का पूरा स्पेस बिजनेस हिल सकता है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? इसरो के साथ जो भी हो रहा है उसकी जड़ समझनी है तो पहले ये समझिए कि इसरो आज दुनिया में किस मुकाम पर खड़ा है। भारत 2008 में चंद्रयान-1 के जरिए चांद पर पानी की खोज करने वाला पहला देश बना। 2013 से 14 में मंगलयान के जरिए भारत पहली बार में ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। ये कारनामा अमेरिका, रूस और यूरोप भी पहले प्रयास में नहीं कर पाए थे। 2023 में चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और ये करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी ताकत इसकी कम लागत है। जहां नासा एक मिशन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, वहां इसरो उससे 10 गुना कम में वही मिशन पूरा कर देता है। इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों ने अपने सैटेलाइट इसरो के रॉकेट पर भेजे हैं। इस कमाई से भारत हर साल अरबों रुपए विदेश से कमाता है और यही वो कमाई है जो अमेरिका की SpaceX, फ्रांस की एरियन स्पेस और चीन की लॉन्ग मार्च रॉकेट कंपनियों की थाली से निकलकर भारत की झोली में आ रही है। चीन, जो खुद को एशिया का सबसे बड़ा स्पेस पावर समझता है, वो इसरो की इस रफ्तार को देखकर बौखलाया हुआ है। चीन का स्पेस प्रोग्राम कभी सरकारी और मिलिट्री कंट्रोल से बाहर नहीं जाता। उसकी हर स्पेस गतिविधि का एक सीधा सैन्य मकसद होता है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष में अपने खुद के स्पेस स्टेशन तियांगोंग को तैनात किया है, चांद और मंगल पर मिशन भेजे हैं और सबसे खतरनाक बात, उसने एंटी सैटेलाइट वेपन यानी ASAT हथियार टेस्ट किए हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उड़ा सकते हैं। लेकिन इन सब खर्चों के बावजूद चीन को यह पचा नहीं रहा कि भारत का इसरो उससे सस्ता, तेज और ज्यादा भरोसेमंद साबित हो रहा है। कई देश जो पहले चीन के पास सैटेलाइट लॉन्च के लिए जाते थे, अब इसरो का रुख कर रहे हैं। एशिया में भारत का बढ़ता स्पेस दबदबा चीन की चाल को सीधे चुनौती देता है और जो देश अंतरिक्ष में नहीं जीत पाता वो जमीन पर भी कमजोर पड़ जाता है। ये बात चीन के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका की बात करें तो वो बाहर से भारत का बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करता है, क्वाड ग्रुप में साथ बैठता है, भारत के साथ रक्षा समझौते करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि भारत का इसरो उसके कमर्शियल स्पेस मार्केट को निगलता जा रहा है। SpaceX की एक लॉन्च की कीमत करोड़ों डॉलर है, जबकि इसरो उससे 3 से 4 गुना कम में वही काम करता है। इसका सीधा मतलब है कि हर बार जब कोई देश इसरो को अपना सैटेलाइट देता है तो वो पैसा SpaceX या एरियन स्पेस की जेब से निकलकर इसरो के पास जाता है। 2025 में इसरो ने 30 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए, जिससे भारत ने करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा कमाई। ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा था और अगर PSLV इसी रफ्तार से काम करता रहता
तो 2030 तक भारत दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता। लेकिन इन दो विफलताओं ने उस रफ्तार को एकदम थाम लिया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी के कैलकुलेटेड मूव का नतीजा? जवाब खुद ही ढूंढिए। 21वीं सदी में जंग तोप और बंदूक से नहीं लड़ी जाती। अब जंग लड़ी जाती है साइबर स्पेस में, सप्लाई चेन में और टेक्नोलॉजी में। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां अब किसी देश के रॉकेट को उड़ाने के लिए बम की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसके सॉफ्टवेयर में एक छोटी सी खामी डाल दो या फिर उसके किसी पुर्जे के मटेरियल में एक बारीक सी कमजोरी छोड़ दो और काम हो जाएगा बिना किसी को पता चले। अमेरिका की CIA और NSA इस खेल में सबसे माहिर हैं। इजराइल की मोसाड ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को स्टक्सनेट वायरस से रोका था। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सच है। उस वायरस ने ईरान के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को अंदर से बर्बाद कर दिया था, जबकि बाहर से वो सामान्य तरीके से काम करते दिखते थे। क्या भारत के PSLV रॉकेट के साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है? क्या तीसरे चरण के इग्निशन सिस्टम में किसी ने कोई ऐसा बदलाव किया जो ऊपर से दिखता नहीं था लेकिन उड़ान के वक्त काम आया? ये जांच का सबसे अहम पहलू है जिस पर डोभाल की टीम काम कर रही है। भारत सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि ये दो विफलताएं देश के स्पेस प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहेंगी, बल्कि इन विफलताओं ने भारत को और ज्यादा आक्रामक और सतर्क बना दिया है। सरकार ने अब इसरो की सभी फैसिलिटी की फिजिक्स और साइबर सिक्योरिटी को बिल्कुल नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया है। हर प्राइवेट वेंडर को अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की क्लियरेंस लेनी होगी। रॉकेट के हर पुर्जे की फोरेंसिक जांच होगी और उसकी पूरी डिजिटल फिंगरप्रिंट रखी जाएगी ताकि अगर कभी कोई छेड़छाड़ हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। इसके साथ साथ भारत अब अपने स्पेस प्रोग्राम को और भी तेज रफ्तार देने जा रहा है। इसरो के पास पहले से PSLV का ज्यादा ताकतवर भाई तैयार है, यानी LV-M3 रॉकेट, जो भारी भरकम सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसी रॉकेट ने 2022 में वनवेव के 36 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च किए थे। इसके अलावा इसरो का गगनयान मिशन, यानी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन, भी पूरी तैयारी में है। इन दोनों मोर्चों पर भारत आगे बढ़ रहा है और कोई भी साजिश इस रफ्तार को नहीं रोक पाएगी। इस पूरी कहानी में एक बात जो सबसे ज्यादा दिल को छूती है वो है भारत के इसरो के वैज्ञानिकों का जज्बा। जब PSLV C-62 समुद्र में गिरा तो इसरो के मिशन कंट्रोल में सन्नाटा था। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। इन्होंने सालों तक इस मिशन की तैयारी की थी, रातों को जागे, दिन को खाना छोड़ा, परिवार से दूर रहे, सिर्फ और सिर्फ इस एक उड़ान के लिए। और जब उड़ान ने धोखा दिया तो दुख बेहिसाब था। लेकिन भारत के वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते। PSLV C-61 के फेल होने के बाद इसरो ने 8 महीने के अंदर C-62 तैयार कर दिया। ये उनकी असली ताकत है कि हर गिरावट के बाद वो और ज्यादा सीख कर उठते हैं। इसरो की ये भावना उसे नासा, चीन की CNSA और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA से अलग बनाती है। पैसे कम हों, संसाधन सीमित हों, लेकिन इरादे अटल हों, यही इसरो की पहचान है। और यही इरादा आज अमेरिका और चीन के स्पेस प्रोग्राम के सामने खड़े होकर आंखें मिला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोभाल की टीम और ये हाई लेवल जांच कमेटी आखिर क्या निष्कर्ष निकालेगी। जानकारों का कहना है कि इस जांच के 3 संभावित नतीजे हो सकते हैं। पहला, अगर जांच में पता चला कि खराबी सिर्फ तकनीकी थी, यानी मटेरियल की कमजोरी या डिजाइन की खामी, तो इसे तुरंत ठीक किया जाएगा और PSLV जल्द से जल्द फिर से उड़ान भरेगा। दूसरा, अगर जांच में यह साबित हुआ कि किसी प्राइवेट वेंडर की लापरवाही या बेईमानी के कारण रॉकेट फेल हुआ, तो उस वेंडर पर कड़ी कार्रवाई होगी, भारी जुर्माना लगेगा और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पूरी सप्लाई चेन के नियम सख्त से सख्त बनाए जाएंगे। तीसरा, और यह सबसे विस्फोटक नतीजा होगा, अगर जांच में किसी विदेशी खुफिया एजेंसी की साजिश के सबूत मिले तो भारत का जवाब राजनयिक स्तर पर होगा और डोभाल उस देश की स्पाई एजेंसी को एक ऐसा सबक देंगे जो दुनिया याद रखेगी। इन सब झटकों के बावजूद भारत का स्पेस भविष्य बेहद शानदार है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसरो का गगनयान मिशन, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने देश के बनाए रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे, उसकी तैयारी जोरों पर है। भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा शुक्रयान यानी वीनस मिशन और आदित्य L2 जैसे मिशन पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने तय किया है कि 2040 तक भारत दुनिया का नंबर 3 स्पेस पावर होगा, अमेरिका और चीन के बाद। इसके लिए हर साल इसरो का बजट बढ़ाया जा रहा है। 2025 से 26 के बजट में
इसरो को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेस बजट था और ये रुकेगा नहीं, बल्कि हर साल और बढ़ेगा। जब भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो दुनिया की कोई भी साजिश उसे रोक नहीं पाएगी। इस पूरे प्रकरण से एक और बेहद जरूरी बदलाव आने वाला है और वो है जवाबदेही। अब तक इसरो में जब कोई मिशन फेल होता था तो रिपोर्ट अंदर ही अंदर निपट जाती थी, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था और बात आई गई हो जाती थी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जांच कमेटी एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिसमें हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। अगर किसी इंजीनियर ने जानबूझकर या लापरवाही से कोई गड़बड़ी की तो उसे जवाब देना होगा। अगर किसी वेंडर ने घटिया सामान सप्लाई किया तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। और अगर सिस्टम में कोई ऐसी खामी है जो बार बार ऐसी विफलताओं का रास्ता खोलती है तो उस पूरे सिस्टम को बदला जाएगा। भारत अब एक ऐसे स्पेस प्रोग्राम की नींव रख रहा है जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अभेद्य और पारदर्शी भी होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2 रॉकेटों के फेल होने की नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो हर बार झटके खाकर और ज्यादा ताकत से उठता है। 1994 में जब नंबी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया तो भारत ने अपने आंसू पोंछे और 2008 में चंद्रयान से दुनिया को जवाब दिया। 2013 में जब लोग कह रहे थे कि भारत पहली बार में मंगल नहीं जा पाएगा तो मंगलयान ने उन सब की जुबान बंद कर दी। 2019 में जब चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ तो 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। और अब 2026 में जब किसी ने भारत के PSLV को 2 बार गिराया है तो भारत का जवाब भी उसी परंपरा के अनुसार होगा। और वो जवाब होगा और भी बड़ा और भी ताकतवर। अजीत डोभाल की जांच उस जवाब की नींव है। जांच कमेटी उस जवाब का रोड मैप तैयार करेगी और इसरो के वैज्ञानिक उस जवाब को आसमान में लिखेंगे, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि ये 2026 का भारत है। ये वो भारत है जो किसी की साजिश से नहीं डरता बल्कि साजिश का पर्दाफाश करके आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या आपको लगता है कि PSLV की इन लगातार 2 विफलताओं के पीछे अमेरिका या चीन का हाथ है? क्या डोभाल की ये सीक्रेट जांच उन विदेशी ताकतों को बेनकाब कर पाएगी? क्या भारत का स्पेस प्रोग्राम अब और भी मजबूत होकर उभरेगा? ये सवाल आपके दिल में भी होंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय पूरे जोश के साथ रखिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।